नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके साथ हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने भारत की स्थलीय सीमाएं डिफाइन कर दी थी। भारत किन देशों के साथ किस तरीके की और कैसी सीमा बना रहा है हमने बता दिया था। अब आज हम आपको भारत की जल सीमा शुरू करवाने जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि पहले आपको जल सीमा के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर जो जल सीमा है वो किस विभेद पर और कौन डिफाइन करता है। जैसा कि आपने देखा है कि हर किसी के पास जमीन तो अपनी है, लेकिन समुद्र किसी का निजी थोड़े नहीं है। और अगर समुद्र निजी नहीं है तो जो छोटे देश है उन पर बड़े देशों के अतिक्रमण का खतरा बना रहता है। देखा होगा ना आपने अपने आसपास पड़ोस में कि जो थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है वो छोटे चीजों पर या जो पड़ती जमीन होती है उस पर कब्जा कर लेता है। बस यही हाल जो है समुद्र में भी होते हैं कि जो बहुत बड़े देश हैं वो कमजोर या गरीब देशों के आसपास के समुद्र पर कब्जा कर लेते हैं। और एक चीज बताएं, एक समुद्र ऐसा स्थान है जो विविधताओं के लिए जाना जाता है, जहाँ मनुष्य के भविष्य के विशेष साधन होते हैं। आप विशेष क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा साधन होते हैं। जैसे जो आपका पेट्रोलियम है वो भी समुद्र से ही निकाला जाता है, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इसका दोहन किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी आपको बहुमूल्य चीजें, रत्न, जड़ी बूटियां भी समुद्र से मिलती हैं। इसके साथ साथ समुद्र नजदीकी देशों में आवागमन का सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित और सबसे बढ़िया मार्ग होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए किसी एक संस्था ने, जिसके बारे में हम बताएंगे अभी आपको, उसने क्या किया कि जिससे बाकी छोटे और बड़े देशों में कोई किसी पर अधिकार ना कर पाए। अगर भाई आप छोटे हो तो थोड़ा आपको कम समुद्र मिलेगा, जो बड़े देश है भाई उनकी जनसंख्या ज्यादा है तो थोड़ा वो ज्यादा ले लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे की चीजों का हनन करेंगे। मतलब जो भी बंटवारा है वो हर किसी के पास अपना है, हर किसी देश के पास समुद्र पर अधिकार है। तो शुरू करते हैं कि कह क्या रहा है। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र का बंटवारा कैसे हुआ और किसने किया और किस देश, संस्था या किसके द्वारा किया गया, इसका भारत सदस्य है या नहीं है, या ऐसा कौन सा देश है, महादेश है जो इसका हिस्सा नहीं है या इसको क्यों नहीं मानता है। हम हर एक चीज पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना अगला वीडियो। तो बेटा, जैसा आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र का बंटवारा हम पढ़ाने जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र भैया, इसको इसका जो मुख्य इसकी जो मुख्य संस्था है वो अनक्लाज है, मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसको भैया अनक्लाज बोला जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि कहते हैं। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, ये देशों के बीच आपसी संधि है, ये कोई जबरदस्ती नियम या कानून नहीं है। अगर कोई इसको मान रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, आप जाओ एक कोने में। तो पहली चीज तो अच्छे से याद रखना, ये एक संधि है। इस पर संबंधित देश जो इसको मानना चाहते हैं वो उस पर अपने साइन करते हैं, अपने हस्ताक्षर करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑन द सी, ये भैया संयुक्त राष्ट्र जो है ये उसकी समुद्री कानून संधि है। भारत ने भैया इसे 1995 में ज्वाइन किया था। भारत 1995 में इसका सदस्य बना था। इसके अलावा भैया ये प्रस्तावित 1982 में यूएन ने इसे 1982 में प्रस्तावित किया था। ये यूएन ने इसे 1982 में मान लिया था कि अब ये हम लागू करेंगे, जबकि अन्य देशों के बीच ये 1994 से प्रभाव में आया। वर्तमान में इसके सदस्य 168 हैं। देखो, अगर ये पूछता है कि आपका समुद्री कानून प्रभाव में कब आया, जो अनक्लॉज है ये कब प्रभाव में आया, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखना, ये 1994 में प्रभाव में आया था। इसके देश भैया 168 है। इस पर 168 देशों ने कब्जा, इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। 164 देश भैया इसके सदस्य हैं और 4 पर्यवेक्षक। आगे बढ़ते हैं। इसके भैया इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेटा हैम्बर्ग सिटी में है, जो जर्मनी का एक शहर है। अब शुरू करते हैं भैया, इस संस्था ने समुद्र को कैसे बांटा है वो देख लेते हैं।
तो ये जो है भैया, जो आपका अनक्लाज है, ये समुद्र को 3 हिस्सों में बांट रहा है। बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ हमने 5 क्षेत्र बता रखे हैं, लेकिन इसने मुख्यतः 3 क्षेत्रों में समुद्र को बांटा हुआ है। पहला जो क्षेत्र है इसका, वो है इसका प्रादेशिक सागर। जो दूसरा क्षेत्र है वो सन्निहित क्षेत्र है, और जो तीसरा क्षेत्र है वो विशिष्ट क्षेत्र है। ये 3 क्षेत्र किसी देश को दिए गए हैं। इसके अलावा इसका बंटवारा जहां से शुरू होता है उसे हम आधार रेखा कहते हैं, और जो उसके बाद का समुद्र होता है, जो किसी के हिस्से में नहीं होता है, उसे हम उच्चतर समुद्र या हाई सी कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देख लेते हैं एक एक चीज को। हमने छोटा सा एक मैप बना रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए हम क्या कहना चाहते हैं, अच्छे से समझ लेना। जैसे ये बेटा पूरा आपका समुद्र है और इसके किनारे ये कोई देश बसा हुआ है। तो आपने देखा होगा जो किसी समुद्री देश का किनारा होता है वो कटा फिटा होता है, वो एक तरीके से चिकना थोड़ी नहीं बना होता है। तो अब सीधी सी बात है, अगर आप किसी 200 मील 12 मील 50 एनएम जो भी आप लेंगे वो किसी चिकनी सरफेस से लेंगे ना, खड़बड़ी से तो लेंगे नहीं। तो पहले तो उसको समान किया जाएगा, तो समान करने के लिए एक आधार रेखा खींच दी जाती है। लेकिन आधार रेखा, जैसे ये भारत है, अब भारत में ये यहाँ पर हिस्सा ज्यादा निकला हुआ है, तो आधार रेखा यहीं से खींची जाएगी। तो ये आधार रेखा जब खींची गई तो माना ये आधार रेखा खींच दी गई। अब जो आपको समुद्र मिलेगा वो इस रेखा से मिलेगा। इसका मतलब ये जो समुद्र होगा ये आपकी जमीन का ही हिस्सा है, और इसे कहते हैं हम आंतरिक समुद्र। ये इसमें काउंट नहीं होता है, ये इसमें नहीं गिना जाता है। बटा ये आपका जो समुद्र है वो 5 हिस्सों में होता है, लेकिन मुख्यतः यूएन इसे 3 हिस्सों में देती है आपको। तो ये भाई आपकी आधार रेखा खींची गई। अब इसके अंदर का जो पानी वो तो आपका जमीन हो गया, चलो ठीक है, वो तो बराबर करने के लिए एक लाइन खींची गई, ये पानी आपका। आगे बढ़ते हैं भैया, तो इस रेखा से जो भी जमीन आपको है वो मिलेगी। वो जमीन हमने इधर लिख रखी है, जैसे ये आपका हमने बताया किनारा है, और ये आपकी आधार रेखा है जो हमने हल्की सी मोटी लाइन कर दी है, ये आपकी आधार रेखा है। आधार रेखा के जो अंदर का पानी है वो आपका आंतरिक समुद्र है, वो कुछ भी नहीं है, वो आपकी निजी जमीन है, आप देश की नहीं, उस देश के राज्य की। बहुत अच्छे से याद रखना, वो जमीन में काउंट होता है, वो उस राज्य की होती है। ठीक है, तो ये राज्य के हिस्से में आ गया। अब शुरू करते हैं, तो अब ये फिर पड़ता है उसके बाद का प्रादेशिक सागर। एक चीज समझ लेना भैया, जो समुद्र बांटा जाता है वो 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा होता है 12 एनएम तक, 12 नाटिकल मील तक आधार रेखा के कटे फटे हिस्से को लेकर, मतलब समुद्र तट से, समुद्र तट का कटा फटा हिस्सा उठाते हुए, आंतरिक समुद्र को उठाते हुए, जो रेखा है, जो आधार रेखा है, उसको उठाते हुए 12 एनएम तक जो हिस्सा होता है वो किसी देश की जो होती है वो नेशनल एयर स्पेस होती है, उसकी वो निजी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद 12 के बाद 200 के बाद 184 तक, लगभग 188 तक का जो भाग होता है वो आपका इंटरनल एयर स्पेस होता है। उसके बाद का जितना भी समुद्र है, क्योंकि उसमें तो आपको 184 ही मिलेगा ना, अभी हम बता रहे हैं क्यों मिलेगा। उसके बाद का जो समुद्र होता है वो बेटा इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है वो इंटरनेशनल, लेकिन उसमें कुछ चीजें आपके हाथ में है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आंतरिक जल। तो आंतरिक जल अभी हमने बताया उस आधार रेखा के अंदर का हिस्सा, मतलब ये हिस्सा जो अंदर का कटा पिटा हिस्से को बराबर करने के लिए जो आधार रेखा खींची गई, उसके अंदर जो समुद्र है या जो भी उसके अंदर पानी भरा हुआ है वो आपका आंतरिक जल है। आंतरिक जल के बाद दूसरा है बेटा प्रादेशिक सागर। प्रादेशिक सागर जो आपकी आधार रेखा होती है उससे 12 एनएम 12 नाटिकल मील का जो हिस्सा है वो आपका आंतरिक वो आपका प्रादेशिक सागर होता है। प्रादेशिक सागर के बाद, प्रादेशिक सागर की भैया एक खासियत होती है, प्रादेशिक सागर आधार रेखा से 12 एनएम दूर का क्षेत्र है, राज्य को इस पर पूर्ण अधिकार है। याद रखना, चूंकि ये प्रादेशिक सागर है तो ये प्रदेशों में बटा हुआ है, तो राज्य का इस पर पूर्ण अधिकार होता है। राज्य इसमें दोहन करता है, किसी चीज का उत्खनन करता है, साथ में खोज करता है और निर्माण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आपका वो सन्निहित क्षेत्र है, या इसको कॉन्टिजियस जोन बोलते हैं।
ये आधार रेखा से 24 नाटिकल मील दूर होता है। इसकी खासियत क्या होती है, जो आपका सन्निहित या संलग्न क्षेत्र है, ये आधार रेखा से 24 एमएम दूर होता है। राज्य को इस क्षेत्र में, कायदे से समझ लेना, राज्य इस क्षेत्र में अप्रवासी कानून बनाता है, सीमा शुल्क लेता है, पर्यावरण और स्वच्छता भी उसकी उसी राज्य की जिम्मेदारी होती है। आगे आते हैं, उसके बाद का जो आपका क्षेत्र है, हमने दो हिस्से पार कर लिए। एक तो प्रादेशिक सागर पार कर लिया 12 एनएम का, और आधार रेखा से 24 एनएम पार कर लिया हमने सन्निहित क्षेत्र। सन्निहित क्षेत्र को भैया कॉन्टिजियस जोन बोलते हैं। इसके बाद जो आपका समुद्र है वो बेटा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ बोलते हैं इसे। ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और इस जोन को हम आधार रेखा से 200 एनएम, ये देखा जाए तो ये आधार रेखा से मतलब यहाँ से यहाँ तक होता है 200 एनएम होता है, जबकि इसकी अगर वास्तविक लंबाई देखें तो मात्र इतनी ही होती है, ये होती है 176 एनएम। भाई आपने 24 निकाल भी तो दिया, तो बचेगा तो 176 ही भाई। 12 आपका आंतरिक गया, 12 आपका प्रादेशिक गया, और 12 आपका सन्निहित क्षेत्र गया, तो बचा तो सिर्फ आपके पास अब 176 एनएम ही। लेकिन पूछते हैं आधार रेखा से, तो आधार रेखा से जो आपका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है वो 200 एनएम होता है। आधार रेखा से सन्निहित क्षेत्र जो कॉन्टिजियस जोन होता है आपका, वो 24 एनएम होता है। और आधार रेखा से आपका जो प्रादेशिक सागर होता है, टेरिटोरियल सी होता है, वो आपका भैया 12 एनएम होता है। आंतरिक जल की कोई माप नहीं होती, जो सबसे ज्यादा निकला हुआ हिस्सा होता है। आंतरिक जल आपका आधार रेखा के अंदर स्थित जल क्षेत्र होता है, यहीं से अन्य क्षेत्र मापे जाते हैं। इसका कोई क्रॉस नहीं होता भैया, अच्छे से याद रखना। यहाँ कोई भी मतलब बगैर किसी राज्य के मर्जी के आ जा नहीं सकता। इसके लिए आपको, जैसे आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास बनवाना होता है ना, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप गाड़ी लेके जाते हो, तो ऐसे ये जो समुद्र है इसके अंदर भैया आपको राज्य का पास लेना होता है। आगे आते हैं भैया, फिर जो क्षेत्र बचता है उसे भैया हाई सी कहते हैं। हाई सी या उच्चतर समुद्र कहते हैं भैया। उच्चतर समुद्र बड़ी अच्छी खासियत होती है हाई सी की। तो हाँ, पहले अनन्य आर्थिक क्षेत्र समझ लेते हैं। जो EEZ होता है, ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। ये आधार रेखा से 200 एनएम होता है। अभी हमने बताया ये आधार रेखा और यहाँ से 200 एनएम का जो क्षेत्र होता है वो आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, EEZ होता है। यहाँ किसी देश को प्राकृतिक संसाधन की खोज, दोहन, नए द्वीप का निर्माण करना, किसी मिसाइल या फिर जिस चीज का वो चाहे परीक्षण कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देश टोल टैक्स लेता है इंटरनेशनल बाउंड्री से आने वाले जहाजों को। कब? जब वो उसके आधार रेखा के अंदर 24 एनएम वाले हिस्से में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोल टैक्स नहीं लेते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल बाउंड्री मानी जाती है। यहाँ आपको दोहन उत्खनन तो है, आप पर्यावरण की, यहाँ पर आप पर्यावरण को देखेंगे, स्वच्छता करेंगे, सफाई करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप टोल टैक्स नहीं लेंगे। जो देश टोल टैक्स लेता है वो भैया यहाँ तक लेता है, मतलब 24 एनएम तक। 24 एनएम के बाद कोई टोल टैक्स नहीं होता है। होता है ये समुद्र आपके हिस्से में है, दोहन के लिए होता है, उत्खनन के लिए होता है, नए द्वीप बनाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर नए द्वीप बना सकते हैं, अपना नया बेस बना सकते हैं, समुद्री जहाजों का बेड़ा बना सकते हैं, आप जो बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी दूसरे देश से आने वाले जहाज से आप टोल टैक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है भैया, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बेटा है उच्चतर समुद्र, हाई सी। ये भैया बाहर का समुद्र होता है, EEZ से, किसी देश के EEZ हिस्से से जो बाद का समुद्र होता है, हाँ, वो दूसरे के बाउंड्री में नहीं आना चाहिए, तो मतलब किसी दूसरे देश की EEZ में भी नहीं आना चाहिए। वो जो समुद्र होता है, बहुत बचता है ना समुद्र, पता है आपको कितना भारी समुद्र है। तो ये जो उसके बाद का हिस्सा होता है ये आपका भैया हाई सी होता है, उच्चतर समुद्र होता है। और इसकी एक खासियत है, इस पर सभी देशों को अधिकार मिलते हैं। कोई भी, जो भी देश चाहे इस पर अधिकार रख सकता है। उसकी कुछ संधियां होती हैं, उनकी आपको जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता वो आपको बतानी है। तो इन पर भैया इस पर हर किसी का अधिकार होता है। इसकी जो लाइन है हाई सी जी, वो ये है कि सभी मानव जाति की साझा विरासत। ये जो आपका हाई सी है, ये हर एक मानव जाति की साझा विरासत है, और इस पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं जताता है। वो बात अलग है कि चीन जैसे देश हैं जो बाज नहीं आते हैं अधिकार जताने से,
तो आगे बढ़ते हैं भैया, तो एनएम समझ लेते हैं। तो एनएम, जो एनएम है ये बेटा नाटिकल मील कहलाता है। इसकी दूरी हम अक्षांश के 1 मिनट के बराबर मानते हैं। जो एनएम होता है ये नाटिकल मील होता है, इसकी जो दूरी है वो अक्षांश के 1 मिनट के बराबर होता है। अगर हम इसको देखें तो ये 1.85 किलोमीटर माना जाता है लगभग में, या फिर अगर मील में देखें तो 1.16 या 1506 करके है, हमने 16 रख दिया है, तो 1.16 भूमि मील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। भारत ने इसे 1995 में ज्वाइन किया। ये भैया इसका लोगो है। दो, एक गोले के बाहर 2 पत्तियां बनी हुई है, उसमें ऊपर तराजू बना हुआ है और नीचे पानी बना हुआ है, मतलब जल बना हुआ है, जल की धाराएं बनी हुई। तो इसका लोगो भी याद रखना। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र का बंटवारा पढ़ा रहे थे हम। इस बंटवारे को जो संस्था उठाती है उसे अनुक्लाज बोलते हैं। प्रस्तावित 1982 में और ये लागू हुआ था 1994 में। भारत इसका 1995 में हिस्सेदार बना। इस समुद्र को किसी देश के लिए 3 हिस्सों में बांटता है, जबकि वास्तविक रूप से समुद्र को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो आपका इंटरनल सी होता है, दूसरा आपका जो दूसरा होता है वो टेरिटोरियल सी होता है, तीसरा आपका कॉन्टिजियस जोन होता है, चौथा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो बेस जो होते हैं आपका प्रादेशिक होता है, सन्निहित होता है और विशिष्ट आर्थिक जोन होता है। जबकि बेस उठाने से पहले अगर हम देखें तो आंतरिक जल होता है, जिसको चूंकि यहाँ पर आधार रेखा खींच के इसको अंदर की तरफ खींच दिया जाता है, तो इसे काउंट नहीं किया जाता है। और इसके बाद जो समुद्र बचता है विशिष्ट आर्थिक जोन के बाद, वो हाई सी होता है। और हाई सी की खासियत होती है कि सभी मानव जाति की साझा विरासत होता है। आपने देखा होगा जब भी आप भारत का मैप उठाते हैं, बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, तो उसमें आपको श्रीलंका मुफ्त में मिलता है। ठीक है, देखा ना, एक बूंद की तरीके से भारत के मैप के नीचे लगा रहता है भैया। इसी कारण, क्योंकि भारत और श्रीलंका साझा समुद्र साझा करते हैं, मतलब वो जो भारत और श्रीलंका है ये क्रॉस बाउंड्री साझा करते हैं। भाई अगर देखा जाए तो ये भारत और ये श्रीलंका, तो ये जो क्रॉस बाउंड्री है इसे समुद्र में साझा करने के कारण ही भारत और श्रीलंका एक साथ दिखाई जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा सा माइक के साथ प्रॉब्लम हो गई थी, तो बीच में हम 2 वीडियो 1-2 दिन नहीं बना पाए। हाल फिलहाल ये वीडियो आज हमने तीसरे दिन रिकॉर्ड किया है। 2 बार रिकॉर्ड करने के बावजूद आवाज़ अच्छी नहीं आई थी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो और हाँ, लाइक कर दीजिएगा और हो सके जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि हम कह चुके हैं आपसे कि हम बहुत जल्दी यूपीपी का एक नया बैच लाएंगे। तो अब यूपीपी का बैच लाने के लिए कम से कम आपका कोई प्रोत्साहन तो दिखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माना आज हम बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है, बहुत ज़्यादा वायरल नहीं है, लेकिन अगर आपकी मेहनत रही, और मुझे नहीं लगता कितना अच्छे से कोई आपको समझा रहा है, तो मेहनत देख के लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नहीं किए हैं उनको शेयर करिए और उनको बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हम थोड़ा सा हटे जा रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो सकता है अगर आपको कुछ लिखने में छूट गया हो तो आप लिख लें उसको, क्योंकि हम बोर्ड के सामने खड़े होकर पढ़ा रहे थे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।